हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस। फाइनली मिल ही गया आपके हिंदी का एक वायरल पेपर। ऐसे ही आएगा आपके बोर्ड में हिंदी का पेपर। अगर आप क्लास 12 में हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ बताने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बोर्ड एग्जाम से इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूं, जिसे आप फॉलो करके अपने हिंदी में 95 प्लस अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपका टारगेट है हिंदी में 95 प्लस अचीव करना, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपके 2024 का पेपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कक्षा 12 है और ये आपका सामान्य हिंदी है। तो जो स्टूडेंट साइंस से हैं उनके लिए है ये वीडियो, जो स्टूडेंट्स आर्ट साइंस से हैं उनके लिए ये नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग आर्ट साइंस से हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके लिए भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ज्यादा अलग नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन ही जो होंगे वो अलग होंगे, बाकी पैटर्न तो बिल्कुल आपका सेम ही रहेगा। तो क्वेश्चन ही बस अलग होता है, थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा नहीं होता है, लेकिन पैटर्न जो है बिल्कुल आपका ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन भी आएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 3 घंटे दिया जाएगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका पूर्णांक जो होगा वो 100 नंबर का होगा। यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं, यहाँ पे हम देखेंगे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि शुरू के 15 मिनट जो है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। इस प्रश्न में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। यानी कि इस पेपर में आपको 2 खंड देखने को मिलेंगे, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को करना जो है आवश्यक है, यानी कि जरूरी है। तो यहाँ पे आपको खंड क और खंड ख देखने को मिलेगा। खंड क जो होगा वो आपका 50 नंबर का होगा और खंड ख जो होगा वो भी 50 नंबर का होगा। तो इस तरीके से मिला करके आपकी जो है 100 नंबर का ये पेपर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे खंड क में क्या क्या होगा। खंड क में आपका बहुविकल्पी प्रश्न होगा, जीवन परिचय होगा, गद्यांश होगा, पद्यांश होगा, कहानी होगा, खंड काव्य होगा। तो ये सब आपके खंड क में होंगे। और खंड ख में क्या होगा, तो खंड ख में आपका होगा संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश, व्याकरण, निबंध, पत्र लेखन। तो ये सब आपके होंगे खंड ख में। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले खंड क को। तो यहाँ पे देख सकते हैं खंड क में सबसे पहले आपका बहुविकल्पी प्रश्न ही होगा। तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपके 10 नंबर के पूछे जाते हैं। 5 नंबर जो है आपके हिंदी गद्य से पूछे जाएंगे और 5 नंबर जो है आपके हिंदी पद्य से पूछे जाएंगे। तो ऐसे मिल करके आपके 10 नंबर के जो है आपके बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा के उद्देश्य के निबंध के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है संपूर्णानंद, तीसरा है मोहन राकेश, चौथा है रामकृष्ण दास। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका दूसरा, यानी कि संपूर्णानंद। तो संपूर्णानंद जो है ये शिक्षा के उद्देश्य के निबंध के लेखक हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है ये संपूर्णानंद ने इसको लिखा है, यानी कि संपूर्णानंद जो है इसके लेखक हैं शिक्षा के उद्देश्य के। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इस प्रश्न में 2 प्रश्न छुपा हुआ है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे कि शिक्षा का उद्देश्य जो है ये किस विधा की रचना है, तो वहां पे आपको बताना है कि ये निबंध विधा की रचना है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं क्वेश्चन में भी क्वेश्चन छुपे होते हैं, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलना है। अब चलिए हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट है ख नंबर क्वेश्चन है, लल्लू लाल की रचना है। यानी कि लल्लू लाल की रचना कौन सी है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका दूसरा नंबर, यानी कि प्रेम सागर, ये इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे मैं आपको सभी क्वेश्चन का राइट आंसर बताते हुए चल रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे विकल्प पढ़ने लगूंगी तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, इसलिए मैं जो है सभी क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा नंबर है, यानी कि ग नंबर है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। यानी कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका चौथा, यानी कि यशपाल। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं, ध्यान रखिएगा। और पर्दा कहानी किस विधा की रचना है, तो आपको बताना है कि ये कहानी है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिए। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जब बहुविकल्पी प्रश्न कराए थे तो उनमें इन
सभी क्वेश्चन को मैंने बताया था, मैं आपको बार बार कहती थी कि इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखे होंगे वो लोग बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका पहला, यानी कि विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर जो है ये आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। और आवारा मसीहा जो है ये किस विधा की रचना है, तो ये जीवनी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपकी बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है, बाण भट्ट की आत्मकथा की रचना के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका चौथा नंबर, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके हिंदी के गद्य से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आपको 5 नंबर मिलेंगे। आपके हिंदी गद्य से जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, हिंदी पद से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 5 नंबर के रहेंगे। पहला क्वेश्चन है कामायनी किस युग की रचना है। तो कामायनी जो रचना है ये किस युग की रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, यानी कि छायावादी युग। तो कामायनी जो है ये छायावादी युग की रचना है, ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, यानी कि यहाँ पे कुछ कवियों के नाम दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन कवि जो है वो प्रगतिवादी युग के हैं। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है आपके रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वो प्रगतिवादी युग के कवि हैं, ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 1943, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, यानी कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कामायनी किस युग की रचना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कामायनी जो है छायावादी युग की रचना है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कामायनी जो है ये छायावादी युग की रचना है। तो आप जान सकते हैं कि कामायनी जो है ये छायावादी युग की रचना है, तो ये द्विवेदी युग की तो नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सही टिक लगाना है। छायावादी युग की रचना है ये, तो इसलिए ये द्विवेदी युग की नहीं होगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो ये जो है कामायनी जो है ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो कामायनी जो है ये छायावादी युग की रचना है, तो इसलिए ये द्विवेदी युग की रचना नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको कॉमन सेंस लगाना है और अपने सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अष्टछाप कवियों का संबंध है भक्ति काल की। यहाँ पे आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका चौथा नंबर, कृष्ण भक्ति शाखा से। तो यहाँ पे जो है अष्टछाप कवियों का संबंध किससे है, तो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंध है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके हिंदी पद से जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 5 नंबर के रहेंगे। तो टोटल आपके जो है 10 नंबर के हो जाएंगे। 5 नंबर जो है आपके हिंदी पद से रहेंगे और 5 नंबर हिंदी गद्य से रहेंगे। तो ऐसे मिल करके आपके टोटल जो है वो 10 नंबर के क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप बहुविकल्पी प्रश्नों को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जो बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ाए थे आप लोगों को, उनमें ये सभी क्वेश्चन को मैंने आपको पढ़ाया था। तो जो स्टूडेंट्स उन वीडियो को देखे हैं वो अपने बहुविकल्पी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। अगर आप लोग उन प्रश्नों को नहीं देखे हैं, उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, तो उन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेने हैं। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर है, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पे लिखना चाहिए था दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको गद्यांश अथवा करके दिया जाएगा। दोनों में से आपको कोई एक ही सॉल्व करना होगा। दोनों के नीचे जो है 5-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 5-5 क्वेश्चन जो होंगे आपके 2-2 नंबर के होंगे। गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में जो है वो 10 नंबर का पूछा जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गद्यांश जो है वो 10 नंबर का पूछा जाएगा। गद्यांश के नीचे 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं गद्यांश क्या है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। गद्यांश है आपका, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक
अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। तो यहाँ पे जो आपको गद्यांश दिया गया है इसी से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको उन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी कि यहाँ पे जो आपको गद्यांश दिया गया है ना, इसका आपको संदर्भ लिखना है कि यह किस चैप्टर से है और इसके लेखक कौन है। तो ये किस चैप्टर से है, तो ये आपका राष्ट्र का स्वरूप एक चैप्टर है, उसी चैप्टर से ये है। और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो यहाँ पे आप संदर्भ में एक प्यारा सा हेडिंग डाल करके लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर आप इतना लिखते हैं तो आपके 2 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपको लिखना होता है और आपके 2 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो धरती जो है वो वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ही लाइन में दिया गया है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। तो इसी में से आपको लिखना होता है। स्मार्ट तरीके से आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप सभी क्वेश्चन का बहुत ही आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे ये जो रेखाएं दी गई है ना, यहाँ पे ये जो रेखा दी गई है यहाँ से यहाँ तक, इसका आपको व्याख्या करना है। तो क्या व्याख्या करना है, यहाँ पे हम ध्यान से पढ़ेंगे। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन न परिचित होना चाहेगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं, इन्हीं रत्नों के कारण धरती का एक नाम वसुंधरा भी है। तो इस तरीके से आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका उत्तर लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखेंगे, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा गया है कि हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारी भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल जो है वो आवश्यक है। तो इतना आपको लिख देना है, इसी में से आपको लिखना होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। तो अगर आपको इतना पता है तो आप 10 नंबर जो है अपने बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अथवा करके दिया रहेगा, दोनों में से आपको कोई एक ही करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आपको अथवा करके दिया रहेगा। तो यहाँ पे आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक ही करना होगा। तो इस तरीके से आप करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका पद्यांश, यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर भी आपको 2 पद्यांश देखने को मिलेंगे। दोनों पद्यांश के नीचे 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको यहाँ पे अथवा करके देखने को मिल जाएगा। तो अथवा करके ही दिया जाएगा, आपको दोनों में से कोई एक ही सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे आपको 2 दिए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी आपके 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा सॉल्व करना है वो आपको डिसाइड करना है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में कौन सॉल्व करेंगे। दोनों में से कोई एक ही करेंगे, जो भी आपको आता हो वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तू न सुंदरी को, थोड़ी सी भी श्रमिक हो वह गोद श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। आगे देखेंगे, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखना है, सबसे पहले आपको गद्यांश को या फिर पद्यांश को, जो भी हो, आपको सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ना है कि वहाँ पे कहा क्या जा रहा है। फिर आपको डिसाइड करना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको लिखना शुरू करना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आधा तो आपका वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। इसके नीचे जो है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पे आपको संदर्भ लिखना है कि यह किस अध्याय से है, यानी कि किस चैप्टर से है और इसके लेखक कौन है। तो ये जो है ये पवन दूतिका पाठ से लिया गया है, यानी कि पवन दूतिका चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक प्यारा सा हेडिंग डाल करके संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं। तो इस तरीके से आपको संदर्भ में लिखना है। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपके 2 नंबर जो हैं वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जो आपको रेखा देखने को मिल रही है ना, यहाँ पे आप जो रेखा देख रहे हैं ना, इसकी आपको व्याख्या करना है, यानी कि इसका आपको अर्थ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आइए हम आपको बताते हैं। जो थोड़ी सी भी श्रमिक वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। तो यहाँ पे राधा जो है पवन से कह रही है स्त्री के बारे में, एक महिला के बारे में, कि हे पवन, यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर, अर्थात तो उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकावट को मिटा देना, जिससे कि थकान के कारण जो उसके ओठ सूखे हुए हैं और चेहरे जो है मुरझाए हुए हैं, तो वो जो है कमल की तरह प्रफुल्लित हो जाए, यानी कि कमल की तरह जो है खिल जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आपको अर्थ लिख देना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं। यानी कि यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि राधा जो है वो लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि लज्जाशील पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तू न सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। तो यहाँ पर राधा जो है कह रही हैं लज्जाशील पथिक महिला के विषय में, तो ये आपको लिख देना है, बहुत सिंपल है, इस तरीके से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, होठों की और कमल मुख में क्या अलंकार है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि कमल मुख में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उपमा अलंकार है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। तो जलद और कृषक ललना का यहाँ पे आपको अर्थ बताना है। जलद का मतलब हो जाता है बादल। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पांचों क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के होंगे। तो अगर आप इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल होता है ये भी। अगर आपको पता है कि यह किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, तो आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हैं जहाँ से जो है गद्यांश पूछे जाते हैं, पद्यांश पूछे जाते हैं, तो उनको पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पद्यांश है उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके हो गए हिंदी के गद्यांश और पद्यांश, ये दोनों जो है 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर होता है ये। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और शब्द सीमा जो है वो 80 शब्द होना चाहिए। ये आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको 3 लोगों का जीवन परिचय देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम और वासुदेव शरण अग्रवाल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि लेखक में आप लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय याद कर लीजिए, यहाँ से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको इनको तैयार करने हैं। मैंने बता रखा है कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, तो वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस तरीके से लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे जो है 5 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखते हैं लेखक का जीवन परिचय। अब देखते हैं कवि का। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ख नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे आपको किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है, ठीक है। और शब्द सीमा जो है वो 80 शब्द ही होना चाहिए, और ये भी आपके 5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो शब्द सीमा जो है आपको 80 ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिख करके चले आना है। तो यहाँ पे आपको 3 कवियों का नाम देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे आपको किन किन लोगों का जीवन परिचय याद करके जाना है, तो यहाँ पे आप जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय याद करके जाइए, आपके 5 नंबर जो है बोर्ड में कहीं नहीं जाएंगे। इस तरीके से अगर आप लोग बताए गए जीवन परिचय को तैयार करके जाते हैं तो आपके कवि के और लेखक के जीवन परिचय जो है वो 10 नंबर के पूछे जाते हैं, तो 10 नंबर जो है आपका बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपको तैयार करना है लेखक में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल का, और कवि में तैयार करना है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर का। तो इस तरीके से आप इतना तैयार करते हैं तो आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अब चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है आपका 6वां नंबर है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए और शब्द सीमा जो है वो 80 शब्द होना चाहिए, और ये भी आपके
5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको अथवा करके देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगला है ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इसमें से आपको एक ही करना होता है। तो आपको कहानी में क्या क्या तैयार करके जाना है, तो आपको कहानी में बहादुर और पंचलाइट कहानी का सारांश तैयार करना है। ठीक है, सारांश आपको तैयार करना है और पंचलाइट और बहादुर कहानी का आपको उद्देश्य तैयार करना है। क्या तैयार करना है, सारांश और उद्देश्य। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं ना, तो आपके 5 नंबर जो है वो कहीं नहीं जाएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 5 नंबर जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो आपके 5 नंबर जो है ना बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कहानी में पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी का उद्देश्य और सारांश तैयार करके जाना है। तो यहाँ पे आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80 होनी चाहिए और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो खंड काव्य जो होता है ये जनपद के अकॉर्डिंग यानी कि जिला के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। जो स्टूडेंट्स जिस जिला से बिलोंग करते हैं उन्हें उसी अकॉर्डिंग अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। तो हर जिला का एक खंड काव्य होता है, उसी को अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। जैसे मान लीजिए हम गोरखपुर से हैं, तो हमारे यहाँ जो है त्यागपथी है। तो जो विद्यार्थी गोरखपुर से होंगे वो त्यागपथी को सॉल्व करेंगे, और जो विद्यार्थी जो है अलग जिला से होंगे तो वो अपने जिला का खंड काव्य सॉल्व करेंगे। तो जो लोग गोरखपुर से होंगे वो त्यागपथी को तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो लोग जिस जनपद से बिलोंग करते हैं उन्हें अपने जनपद के अकॉर्डिंग खंड काव्य को तैयार करके जाना है। ये बहुत सिंपल होता है, ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% आता ही है। ये आपका 5 नंबर जो है वो बिल्कुल फिक्स होता ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये था आपका खंड क। यहाँ पे खंड क को हमने देख लिया है। अब चलिए हम देखते हैं खंड ख को। ठीक है, खंड ख में क्या क्या होगा यहाँ पे ध्यान दीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो गद्यांश आपको दिए गए हैं अथवा करके देखने को मिल जाएंगे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे जो आपको गद्यांश दिए गए हैं इसका आपको संदर्भ लिखना है और उसका अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नंबर संदर्भ का होता है और 5 नंबर जो है अनुवाद का होता है। तो यहाँ पे आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे, जिसको भी आप सॉल्व करना चाहते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पहला सॉल्व करना है, यहाँ पे दिया गया है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्चित परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवैव आसीत यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुखितान् पीडमानस्य पश्यत तद्रेव सह शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं साहमस्य अकरोत् प्राणी सेव अन्य स्वभाव एवासीत। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पत्रकारश्चित, यानी कि महामना विद्वान वक्ता थे, यानी कि महामना जो थे वह विद्वान भाषण देने वाले धार्मिक नेता और कुशल वक्ता थे। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है परमश्च सर्वोच्च गुण जन सेव आसीत, और उनका सबसे अच्छा गुण जो था वह जन की सेवा ही था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीडमानस्य पश्यत, यानी कि वह जहाँ भी लोगों को दुखी और परेशान देखते थे तद्रेव सह शीघ्रमेव उपस्थित सर्वविधम साहमस्य अकरोत्, वहां पर उपस्थित होकर शीघ्र ही सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणी सेव अन्य स्वभाव एवासीत, प्राणियों का सेवा ही इनका स्वभाव था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि महामना जो थे वो विद्वान भाषण देने वाले धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। ठीक है, लेकिन उनका जो सबसे अच्छा गुण था वह जन सेवा ही था। वह जहाँ भी लोगों को दुखी और परेशान देखते थे वहाँ शीघ्र ही यानी कि जल्द ही उपस्थित होकर वहाँ पे सब प्रकार की मदद यानी कि सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा ही उनका स्वभाव था। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका अनुवाद आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको संदर्भ लिखना होता है कि यह किस पाठ से लिया गया है, यानी कि यह किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये आपका महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, आपके संस्कृत में चैप्टर है महामना मालवीय, तो वह उसी चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पे आप एक प्यारा सा हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक का नाम नहीं लिखा जाता है। तो इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपके 2 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और 5 नंबर आपको अनुवाद का मिलता है। तो अनुवाद मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसी तरीके से आपको लिखना होता है। तो अगर आप इतना लिखते हैं तो आपके 7 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया जाता है गद्यांश। अब देखते हैं, आपको अथवा करके देखने को मिल जाएगा। आपको दोनों में से कोई भी एक ही सॉल्व करना है, तो आप जिसको भी सॉल्व करना चाहते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि इसमें भी आपको ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, यानी कि आपको संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 देखने को मिलेगा, दोनों में से कोई एक ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप कोई भी कर सकते हैं जो भी आपको आता हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे लिखा गया है, परोक्षे कार्य हत्तार प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयिता दृशम मित्र विष कुंभ पयोजुमम। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो और सामने मीठा बोलने वाला हो, तो ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपर ही दूध हो उसे छोड़ दिया जाता है। यानी कि कहा जा रहा है कि जो लोग पीछे जो है काम बिगाड़ते हो और सामने से मीठा बोलते हो, तो ऐसे मित्र को हमें उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े को जिसके ऊपर दूध रखा हो उसे छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। तो इसका आपको संदर्भ लिख देना है कि यह किस चैप्टर से है, यानी कि किस अध्याय से है। तो ये आपका सुभाषित रत्नानी चैप्टर से लिया गया है। प्यारा सा संदर्भ हेडिंग डाल करके उसमें आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका सुभाषित रत्नानी। इसमें जितने भी श्लोक दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनके श्लोक को जरूर तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे हमने जाना संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश को। अब चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये जो है आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन चारों में से कोई एक ही आपको सॉल्व करना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखेंगे तलवार की धार पर चलना, यानी कि तलवार की धार पर चलने का अर्थ क्या होगा और इसको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो तलवार की धार पर चलने का अर्थ होगा मुश्किल काम करना। ठीक है, तो इसको आप वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, इसको जैसे आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि आज के समय में ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमाना तलवार की धार पर चलने के समान है। तो इस तरीके से आप वाक्य में प्रयोग कर देंगे। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट व्याकरण के क्वेश्चन जो कराए हैं उसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट व्याकरण के क्वेश्चन है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए कि मुहावरों को आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका टका जवाब देना, यानी कि टका जवाब देने का अर्थ क्या है, तो यानी कि साफ इनकार करना। तो साफ इनकार करना इसका अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दाल में काला होना, तो दाल में काला होने का अर्थ क्या होगा, तो दाल में काला होने का अर्थ है कि गड़बड़ होना। ठीक, अगला क्वेश्चन है नमक मिर्च लगाना, तो नमक मिर्च लगाने का अर्थ होगा किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। तो यहाँ से आपको मुहावरे में आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मैंने आपको चारों का उत्तर बता दिया है, तो आप अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप लोग देख लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। ठीक, अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अपठित गद्यांश, यानी कि ये आपका नया टॉपिक है। ये जो है इस बार नया टॉपिक जुड़ा है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन क्या है, देखिए, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको गद्यांश दिया गया है, इसी के आधार पे आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्वेश्चन दिया गया है, 1 2 3। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है और तीसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर का है। तो यहाँ पे जो आपको गद्यांश दिए गए हैं इसी के आधार पे आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे आपको अथवा करके देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अथवा करके दिया गया है। 2 गद्यांश दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक ही आपको सॉल्व करना है। जिसको भी आप सॉल्व करना चाहते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमें पहला सॉल्व करना है, तो इसको हम पढ़ेंगे। यह कहना एक भूल है कि इच्छा और संतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। वास्तव में इच्छा और संतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिला है। लोभ के कारण एक मील खोकर शोषण की चक्की चलाई जाती है। हमें इच्छाओं का दमन नहीं करना है बल्कि उनका उदात्तीकरण करना है, समन करना है, उन्हें स्वस्थ दिशा देने हैं। सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हैं, आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं एवं निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्ति होकर भी धीरे धीरे साहस पूर्वक कर्म करते हुए उन्नति को स्वतः प्राप्त होते हैं। आदर्शों की कीमत पर आदर्शों को छोड़कर उन्नत पद प्राप्त करना सत्पुरुषों को शोभा नहीं देता। सत्पुरुष उज्जवल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न करते हुए मोक्ष आदर्शों को आंखों से ओझल नहीं होने देते। यदि साधक पदोन्नति, धन अथवा सत्ता प्राप्त करता है, 2 व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं
प्रत्युत परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए। यही है इच्छाओं का उदात्तीकरण। साधक का कर्तव्य है कि अपने और समाज में भले के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठ जाए। तो यहाँ पे आपको गद्यांश दिए गए हैं, इसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे, लेखक के अनुसार इच्छा लोभ आदि का क्या परिणाम होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लेखक के अनुसार जो है इच्छा लोभ आदि का क्या परिणाम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरू में ही यानी कि स्टार्ट में ही कहा जा रहा है कि यह कहना एक भूल है कि इच्छा असंतोष लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। वास्तव में इच्छा असंतोष लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोग वृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिला है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि लेखक के अनुसार वास्तव में इच्छा असंतोष लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोग वृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिला है। तो इस तरीके से आप अपने तरीके से लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा है आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है सत्पुरुष उज्जवल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न करते हुए मोक्ष आदर्शों को आंखों से ओझल नहीं होने देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिख देना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इच्छाओं का उदात्तीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको इच्छाओं का उदात्तीकरण का अर्थ स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा गया है, यदि साधक पदोन्नति, धन अथवा सत्ता प्राप्त करता है दो व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं, प्रयत्न परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, की प्रसन्नता के लिए, यही है इच्छाओं का उदात्तीकरण। तो यहाँ पे आपको इतना लिख देने हैं। तो यहीं से आपको सॉल्व करना होता है। बहुत ज्यादा ये आसान होता है। आपको इसको क्या करना है, गद्यांश को पहले ध्यान पूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद जो है इसमें से आपको आंसर मिल जाएगा। आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये जो है आपका नया टॉपिक है। पहले जो है संधि विच्छेद और विभक्ति एवं वचन आते थे, तो अब जो है उसको हटा दिया गया है। जो है आपका अपठित गद्यांश आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये 5 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आपको अथवा देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी सॉल्व करना चाहते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं, इसके भी नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपको जो सॉल्व करना है आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही चयन करके लिखिए। तो यहाँ पे आपको शब्द युग्म जो मैंने आपको पढ़ाया था हिंदी व्याकरण में, तो वही क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे आपको शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वसन एवं व्यसन, ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो है आपका C नंबर सही हो जाएगा, यानी कि वस्त्र और आदत, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंबुज और अंबु, तो इसका क्या सही अर्थ होगा। यहाँ पे देखिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका C नंबर, यानी कि कमल और बादल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको शब्द युग्म देखने को मिले हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किन्हीं एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से किसी एक शब्द का आपको 2 अर्थ लिखना है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है अंबर, तो अंबर का आपको 2 शब्द लिखना है। तो यहाँ पे जैसे अंबर का हो जाएगा आकाश और वस्त्र हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है विधि, विधि का हो जाएगा भाग्य, विधाता, तरीका, कानून, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे नाग दिया गया है, तो नाग का हो जाएगा सर्प, हाथी, नागेश्वर, तो ये सब इनके अर्थ हो जाएंगे। तो आपको 2 ही लिखना होता है, एक शब्द के 2 ही अर्थ लिखने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सभी के अर्थ बता दिए हैं। तो आप किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। मैंने जितने भी व्याकरण के क्वेश्चन कराए थे उसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को प्रोवाइड किया था। अगर आप लोग देखे होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो आपको देखना जरूरी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो जो मैंने आपको पढ़ाया था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो यही है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आंखों के सामने हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे। तो जो आंखों के सामने हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो जो आंखों के सामने हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रत्यक्ष कहेंगे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जानने की इच्छा रखने वाला, यानी कि जो जानने की इच्छा रखता है उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको हम एक शब्द में जिज्ञासु कहेंगे। क्या कहेंगे, जिज्ञासु कहेंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो जो मैंने आपको पढ़ाए थे वाक्य संशोधन, जिसमें कुछ त्रुटि होती है उसको आपको सही करना होता है, तो वही है ये भी आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये सभी जो है 2-2 नंबर के ही पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो
यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो इसमें क्या त्रुटि नजर आ रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है दिया गया है, तो यहाँ पे है नहीं रहेगा, यहाँ पे हो रहेगा कि तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो इसमें क्या त्रुटि नजर आ रही है, तो यहाँ पे अनेकों जो है ना यही यहाँ पे त्रुटि है, यहाँ पे अनेकों नहीं रहेगा, यहाँ पे अनेक रहेगा। अनेक अपने आप में ही अनेक है, तो यहाँ पे अनेकों करने की क्या जरूरत है, तो ये त्रुटि है, यहाँ पे इसको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, तो सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, तो यहाँ पे कहाँ त्रुटि नजर आ रही है, ये जो है कवित्री में त्रुटि है, तो इसको आपको सही करना है। कैसे सही करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कवित्री लिखा गया है, तो इस कवित्री को कैसे लिखेंगे आप, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, कवित्री को इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे कवित्री में ही त्रुटि है, तो इस तरीके से आप कवित्री को लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, पेन से नहीं लिख रही हूँ इसलिए ऐसे हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कवित्री को लिखेंगे, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, तो यहाँ पे क्या त्रुटि नजर आ रही है, तो यहाँ पे ये जो कृपा है ना ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनुमोदन करने की कृपा करें, तो यहाँ पे पहले से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे कृपा करने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे जो है ये कृपा नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पे रहेगा अनुमोदन करने की कृपा करें। तो यहाँ पे जो है आप इसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जितने भी दिए गए हैं इसमें से सिर्फ 2 का ही करना है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको 2 ही करना होगा, तो जिसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाक्य संशोधन मैंने आपको सभी का बता दिया है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका 12वां नंबर है, यानी कि यहाँ पे है वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण तथा परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है वीर रस का, यहाँ पे रस का आपको स्थायी भाव के साथ उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। ये आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे आपको अलंकार का लक्षण के साथ उदाहरण लिखने के लिए कहा जा रहा है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर के होते हैं, ये भी 2 नंबर का होता है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रक सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि छंद का मात्रा सहित आपको लक्षण यानी कि उसका परिभाषा और उदाहरण लिखना है, इसके लिए भी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो ये तीनों टॉपिक जो है 6 नंबर के पूछे जाते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रस छंद अलंकार पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने उन सभी रस छंद अलंकार को रखा है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही सिंपल डिफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ समझाया है, और उसमें उन्हीं क्वेश्चन को रखा गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को आपको जरूर देखना है। उस वीडियो को लिंक आपको कहाँ मिलेगा अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब चलिए हम अगला देखते हैं। अगला जो है यहाँ पे देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधकों को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधकों को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये जो है आपके 6 नंबर के पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको अथवा करके देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अथवा करके देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दिया गया है शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। कैसे लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। उस पर भी हमने वीडियो बना रखा है, एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट करके और बहुत ही आसान तरीके से, जिसे आप देख करके आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपके 6 नंबर के पूछे जाते हैं और लिखने का हम आपको बेस्ट तरीका बता रखे हैं, तो उस वीडियो को आपको जरूर देखने हैं। एंड अगला देखते हैं, ये आपका लास्ट टॉपिक है, 14 नंबर है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए गए हैं, आपको उस पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है देश में बेरोजगारी की समस्या, दूसरा है आतंकवाद की समस्या और समाधान, तीसरा है वृक्षारोपण का महत्व, चौथा है विद्यार्थी और राजनीति, 5वां है देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो यहाँ पे आपको 5 टॉपिक दिया गया है, इसमें से किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है, जिसके लिए आपको 9 नंबर दिए जाएंगे। तो 9 नंबर जो है बहुत ज़्यादा होता है। हिंदी में गद्यांश और निबंध को लेकर के बहुत अच्छे नंबर होते हैं। तो निबंध और गद्यांश अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 19 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाते हैं। तो निबंध आपको कैसे लिखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध है, इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है। तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप लोगों को उसको जरूर देखना है। निबंध को आप कैसे लिखेंगे ताकि आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, पूरे के पूरे 9 के 9 मिलेंगे। तो मैंने लिखने का बेस्ट तरीका बता रखा है, तो उसको आपको जरूर देखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपका खंड ख जो है समाप्त होता है।
तो खंड क और खंड ख को हमने देख लिया है। खंड क जो है आपके 50 नंबर के पूछे जाते हैं और खंड ख भी जो है आपके 50 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके 100 नंबर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपकी हिंदी का एक वायरल पेपर, ऐसे ही आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी जिसे आप लोग फॉलो करके अपने बोर्ड एग्जाम में 95+ अचीव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो उन सभी वीडियो को एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। तो वो प्लेलिस्ट जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग उस वीडियो को देख करके अपनी हिंदी में 95+ बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उन सबको उसमें ऐड कर दिया गया है। अगर आप लोग उस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को तैयार कर लेते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं ना, तो आपकी हिंदी में 95% आने से कोई रोक नहीं सकता। तो वो सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपको प्रोवाइड किए गए हैं और आगे भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।